2 दिन मैंने आपको लगभग थ्योरी कुछ पढ़ाया, थोड़ा सा ही अभी हमने जाना है। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि हम टैली सीखने के बैच में बैठे हुए हैं, और टैली सीखने से पहले चूंकि हमें अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 दिन में मैंने आपको क्या सिखाया वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जल्दी से बताइए क्या क्या आपको 2 दिन में लगा है कि आपने क्या थोड़ा बहुत सीखा। देखिए, सबसे पहले जब हमने क्लास शुरुआत किया था तो मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया था, क्योंकि ये जो क्लास होने वाला है पूरा बिजनेस के बारे में। और बिजनेस का मैंने आपको टाइप बताया था, याद है ना आप लोग को, कि भाई हम बिजनेस जो भी हम लोग करते हैं या तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, या नहीं तो वो ट्रेडिंग, या नहीं तो वो सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, किसी भी बिजनेस में हिसाब किताब रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस अगर कोई मालिक स्टार्ट किया है, कोई भी व्यक्ति कोई भी, तो उसको कहीं ना कहीं 1 साल में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या टैक्स पे करना है, बहुत सारा जानकारी उसको चाहिए होता है। और इसलिए अकाउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मेरे को बताया, ये पिछले से पिछले क्लास की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको यही कह रहा था अभी कि हम लोगों ने पिछले कई दिनों से बार बार एक शब्द सुन रहे हैं जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बार बार शब्द सुन रहे हैं। तो ये जो अकाउंटिंग के अंदर जो पहला स्टेप है, इसका मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो आज मैं आपको आज के क्लास में सबसे पहले हम रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किस पर करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज का क्लास होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। आज अगर आप समझ जाओगे तो समझ लो आज आपने 90% चीजें कवर अप कर लिया आगे जाके टैली के अंदर। बात समझ रहे हो? तो आज ठीक से बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं रिकॉर्ड, यानी कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, यानी कि लेन देन को कैसे लिखा जाता है। अब एक बात बताइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बिजनेस के कई सारे ट्रांजेक्शन होता है। अब दिन भर में एक व्यापारी क्या करेगा, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा लेन देन करेगा। कभी सामान बेच रहा है, कभी खरीद रहा है, कभी खर्चा कर रहा है, कुछ इनकम आ रहा है, कभी बैंक का ट्रांजेक्शन हो रहा है। कई सारे ट्रांजेक्शन हम लोग दिन भर में बिजनेस के अंदर देखने को हमें मिलता है। अब उन सबको लिखने के लिए हमारे पास एक बुक होता है जिसको हम जर्नल कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में 10 स्टेप में कवर अप किया था, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि हम लोग ना पूरा स्टेप बाय स्टेप 10 चीजों को फॉलो करेंगे, तब जाकर के प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस का अकाउंटिंग हम संभाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो यहां पर आज का जो पहला स्टेप है मेरा, हम लोग सीखेंगे क्या, जर्नल के बारे में। तो आपका हेडिंग क्या होने वाला है यहां पर, जर्नल। तो लिखिए जल्दी से आप लोग हेडिंग में, जर्नल क्या होता है, फटाफट लिखिएगा। नहीं तो आप लोग लिखने में टाइम मत वेस्ट करो, मैं सोचता हूं इसको मैं अपलोड ही कर दूंगा ये भी, ठीक है ना, रहने दीजिए, टाइम लग जाएगा उसमें लिखने में। अब देखिए, जर्नल के बारे में समझिए क्या है। सो जर्नल इज अ बुक इन विच डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्या समझ में आया बोलो? जर्नल क्या है, एक ऐसा बुक है, जर्नल को हिंदी में हम लोग रोज नामचा कहते हैं। रोज नामचा, हिंदी से पता चल रहा है ना। रोज नामचा मतलब कि डेली का जो भी बिजनेस में लेन देन होगा उसको इसी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा। ओके, सो जर्नल इज अ बुक इन विच डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। मैंने आपको शायद ये टर्म्स पिछले क्लास में भी बताया था। तो बता सकते हो आप लोग, सबसे पहला काम, मान लीजिए मैंने 1 लाख का सामान मोहन ट्रेडर को बेचा, किसमें रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल में। मैंने 50,000 का सामान कैश में परचेस किया, ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना। तो ये किसमें रिकॉर्ड होगा, जर्नल में। तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो आगे अभी हम लोग देखने वाले, मैं एक्सेल में आपको एक बार बना के दिखा देता हूं ये कैसा। और वैसे हम लोग जब कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करेंगे, टैली की बात करेंगे ना, तो टैली में जर्नल नाम का एक भाउचर है, और ऐसे बहुत सारे भाउचर्स आपको मिलेगा, लेकिन उसका एक फॉर्मेट कैसे होता है ये देखिए जरा आप लोग। तो मैंने एक्सेल का फाइल खोल लिया इसको समझाने के लिए। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, आपका एक डेट होगा, राइट। तो डेट मतलब कौन से तारीख का आप लेन देन रिकॉर्ड कर रहे हो। तो जैसे आज कौन सा तारीख है सर, हमारा 23 जनवरी है, तो डेट वाला कॉलम में डेट आ जाएगा। और यहां पर क्या आता है सर, अगला आता है क्या, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का हिंदी क्या हो गया सर, विवरण। ओके, अब विवरण में क्या चीज आएगा ये अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें हमें बेसिकली अकाउंट लिखना पड़ता है, अकाउंट्स देना पड़ता है, यानी कि खाता देना पड़ता है विवरण में, कि आप जो लेन देन कर रहे हो वो क्या चीज का लेन देन हो रहा है, उससे संबंधित आपको यहां पर खाता देना पड़ेगा। ओके, तो दूसरा जो पार्टिकुलर वाला कॉलम है हमारा, वो आ जाएगा किस, क्या, विवरण। तीसरा आ जाएगा क्या हमारा, डेबिट वाला कॉलम। और चौथा जो कॉलम आएगा वो हमारा क्या आएगा, क्रेडिट वाला कॉलम। समझ गए बात? ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, 4 कॉलम का, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और
क्रेडिट, ये हमारा किसका फॉर्मेट है सर? ये जर्नल का है। वाउचर का मतलब हाँ, आगे हम लोग टैली के अंदर जो कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर है उसके अंदर तो वाउचर देखने को मिलेगा, बट जो अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं जर्नल के बारे में, ये मैं बता रहा हूं। अब डेट, जैसे आज 23 जनवरी है सर, तो हमने डेट आज लिख दिया 23 जनवरी। और पार्टिकुलर, अब ये तो डिपेंड करता है कि सर ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। ट्रांजेक्शन जो भी हुआ है पार्टिकुलर में उसका अकाउंट आएगा, खाता आएगा। ये हम आगे अभी जस्ट देखने वाले, क्योंकि अभी खाता के बारे में भी आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। समझ गए ना बात? तो खाता हम समझेंगे, और वो खाता या तो डेबिट होगा या नहीं तो क्रेडिट होगा। देखिए आप सबको मालूम है डेबिट क्रेडिट का मतलब ये होगा, या तो खाता बढ़ेगा या घटेगा। सभी को पता है बिजनेस में दो ही चीज होता है, या तो वो पैसा आता है या जाता है। अब कहां आ रहा है जा रहा है, इसी को हम डेबिट क्रेडिट के जरिए और खाता के जरिए रिकॉर्ड करेंगे। बात समझे ना? कहां पे आ रहा है जा रहा है उसी के जरिए हम खाता के जरिए रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, इतना अभी आप समझ लीजिए जस्ट। सो दिस इज कॉल्ड जर्नल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे सर पर्टिकुलर में जो हम खाता लिखेंगे, अब खाता को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको खाता का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप यहां पर पर्टिकुलर, और खाता को डेबिट और क्रेडिट सर किस बेस पर करेंगे, क्या आधार पर करेंगे, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर हमें आज क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले जर्नल के बाद, यानी कि जर्नल तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसमें एंट्री तभी कर पाएंगे जब हमें किसका नॉलेज होगा? अकाउंट का। तो यहां पर अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला है सर आज का, वो क्या है? देखिए अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या है? अकाउंट का हिंदी क्या बोलते हो आप इसको? खाता, है ना? अब देखिए हर व्यवसाय के अंदर आपने भी देखा होगा, जो छोटा मोटा व्यापारी लोग है जो व्यवसाय चला रहा है, वो लोग भी क्या करता है, जब भी कोई लेन देन करता है तो एक रिकॉर्ड कर लेता है। जिस नाम से वो रिकॉर्ड करता है उसे हम खाता कहते हैं। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। व्हाट इज अकाउंट? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जिस हेड के अंदर, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे दुकानदारों को अपने एरिया मोहल्ला कहीं पर भी, अभी यहाँ पे तो आप लोग ज्यादातर बिजनेस बड़े तो नहीं देख पाते, लेकिन दुकानदारों को देखा होगा। क्या देखा होगा आप लोगों ने? कि अगर मैं उसके दुकान पर जाता हूं, मान लीजिए कोई सामान उधार लेने के लिए, और मेरा नाम अगर श्याम कुमार है, तो वो क्या करेगा, अपने बुक में क्या करेगा, श्याम कुमार के नाम से क्या करेगा, एक खाता बना लेगा ना। अब एक हेड बना लिया, हेड का नाम क्या रख लिया, श्याम कुमार। अब इसके अंदर डेट वाइज जब जब मैं उसके दुकान पर जाऊंगा कोई भी सामान लेने के लिए, तो मेरे इस हेड यानी कि खाता के अंदर अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखेगा। बात समझे ना? अगर मान लीजिए मैंने 50,000 का सामान उधार लिया, तो मेरा खाता 50,000 से बढ़ा देगा। फिर मैंने उसको पैसा दिया 20,000, तो क्या करेगा, खाता को घटा देगा। तो खाता सिंपल, अभी आप इतना समझिए, इट इज अ रिकॉर्ड, और ये कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। सिंपल है ना? तो कभी बढ़ेगा घटेगा। तो यहां पे श्याम कुमार क्या है सर, एक अकाउंट का नाम हो गया। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में श्याम कुमार ही नहीं सर, कई सारे टाइप के खाता आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे हमें आगे जो समझने वाला पॉइंट है, समझ में आ गया ना? अकाउंट का मतलब क्या? इट इज अ रिकॉर्ड। तो अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा सर मैं इसमें? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। डन। तो जिस हेड के अंडर आप अपने पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, इसे क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। अब देखिए ना सर, मेरा बिजनेस में हर महीना बिजली का बिल आ रहा है, तो मैं बिजली के बिल को भी रिकॉर्ड करता हूं, राइट? तो उसको भी लिखता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से एक अकाउंट बना लिया, और उसके अंडर मैं क्या कर रहा हूं, सारे ट्रांजेक्शन को जब जब मैं बिजली का बिल पे करता हूं तब तक उसके नीचे लिखता हूं। और इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मेरे से पूछा जाएगा कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स या 1 साल हमने बिजली के बिल में कितना खर्चा किया, तो हम क्या करेंगे बोलिए? हम इस अकाउंट, ये जो बिजली का बिल वाला खाता होगा, उसका हम पूरा डिटेल निकाल सकते हैं उस हेड के अंदर जितना भी हमने रिकॉर्ड किया होगा। अब एक बात बताइए, जैसे भी मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा था कि मैं किसी दुकानदार के पास जा रहा हूं और मैं उनसे उधार ले रहा हूं, श्याम कुमार मेरा नाम है, तो मैं उससे पूछूंगा कि बताइए भैया हमारा टोटल कितना हमें और पे करना है। तो क्या करेगा दुकानदार, क्या करेगा, श्याम कुमार का खाता चेक करेगा, और उसमें वो देखेगा कब कब मैं उधार ले गया हूं, कब कब मैंने क्या पेमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम बिजनेस के लेन देन को लिखने की बात करते हैं सर, तो हमें पता होना चाहिए अकाउंट। ओके, अब यहां पे आगे आता है कि सर ये अकाउंट कितने टाइप का होगा। कोई भी व्यवसाय, कोई भी अपना रिकॉर्ड सर क्या क्या रिकॉर्ड करता है। देखिए
अब ये जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं ना, वो क्या करता है, अपने व्यवसाय का सिर्फ कैश का लेन देन करेगा, जो मतलब नगद में जो लेन देन कर रहा है ना, वो रिकॉर्ड कर लिया। उधारी का रिकॉर्ड कर लेगा, उधारी मतलब जो उसने उधार में माल बेचा उसका रिकॉर्ड कर लिया। बात समझ रहे हो? लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि जो बिजनेस होता है वो हमेशा साल में 4 चीजों का रिकॉर्ड करता है। एक तो अपने पूरे एसेट्स का रिकॉर्ड करता है, संपत्तियों का। दूसरा रिकॉर्ड होता है लायबिलिटीज का। और तीसरा रिकॉर्ड होता है सर एक्सपेंस का। और चौथा रिकॉर्ड होता है इनकम का। फिर से बोल रहा हूं ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी बिजनेस पूरे साल भर में क्या क्या चीज का रिकॉर्ड करता है? पूरे एसेट्स का, पूरे लायबिलिटीज, सारा एक्सपेंस, एक साल का जितना भी एक्सपेंस सारा। ये टर्म्स आप लोगों को मालूम है ना अच्छी तरह से, पिछले क्लास में हमने कवर किया था। और चौथा सर, जितने भी बिजनेस का इनकम होगा वो सारा रिकॉर्ड करता है। तो व्हाट अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि खाता कितने टाइप का है, तो आज के टाइम पर देखिए, पहले जो अकाउंट के स्टूडेंट्स बैच में बैठा होगा इन्होंने भी पढ़ा होगा, वैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट होता है। ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया। अब मैं जो आपको पढ़ाता हूं ना, बेसिकली हम इसको ना मॉडर्न तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमें समझना है क्या, बिजनेस का एसेट्स, बिजनेस का लायबिलिटी, बिजनेस का एक्सपेंस और बिजनेस का इनकम, ये सब क्या कहलाएगा? खाता कहलाएगा। तो खाता का टाइप अगर मैं बताऊं तो कितने टाइप का होता है सर? 4 टाइप का, types of account. So one is assets, second one is liabilities, third one is sir expense और fourth जो है इनकम। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी बिजनेस इस 4 के अलावा 5वां कुछ भी नहीं करता है पूरे साल में। बता दूं मैं आपको, ये मेन हेड्स हो गए, सारा ट्रांजेक्शन इसी हेड के अंदर रिकॉर्ड होता है। अगर आप कुछ भी हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कैश में लेन देन कर रहा हूं, कैश का अगर मैं कोई खाता बना रहा हूं, तो कैश भी मेरे बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट्स है ना। नगद क्या है? एक एसेट्स है। अगर मैं बात करूं बैंक में मैंने लोन लिया सर, बैंक का लोन, तो ये लोन क्या है? बिजनेस का लायबिलिटी है। देखिए, खाता का नाम जो होगा मैं कुछ और रिकॉर्ड करूंगा। जैसे भी मैं बात कर रहा था बिजली का बिल, बिजली का बिल हम व्यवसाय में पे कर रहे हैं, तो बिजली का बिल क्या है बताइए? एक्सपेंस है, खर्चा है। बात समझ रहे हो ना? सर मुझे किसी ने कमीशन दिया 2000 रुपया, अब कमीशन मेरे पास आया है 2000 रुपया, तो मेरे लिए इनकम है। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं, अभी मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया जस्ट समझने के लिए। तो कोई भी बिजनेस पूरे साल भर में, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि पूरा एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम, ये 4 हेड के अंदर ही अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। इस 4 हेड के अंडर ही अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब मुझे आप लोग थोड़ा बता दो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में हालांकि ये चारों टर्म्स के बारे में आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन अभी भी अगर मान लीजिए दिक्कत है कुछ भी तो बता, मेरे से पूछ सकते हो। बताइए, एसेट्स का आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हो ना? एसेट्स बिजनेस के लिए कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या है? एसेट्स है। आप सभी को मालूम है कि कोई भी व्यवसाय को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भैया एसेट्स तो चाहिए ही चाहिए। बात समझ गए ना? कोई भी बिजनेस को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको एसेट्स तो चाहिए चाहिए ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए। अब देखिए, कुछ हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे एसेट्स होता है जो एक साल के अंदर अंदर वो हमेशा अप डाउन होता रहता है और कैश में तब्दील होता रहता है, राइट? उसको आप क्या बोलते हो? करंट एसेट्स। और दूसरा जो एसेट्स होता है हमारा, वो क्या होता है? फिक्स एसेट्स। तो एसेट्स भी आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। जैसे अभी हम बात करें कैश, कैश हमारा क्या होगा बोलिए? करंट एसेट्स होगा, क्योंकि कैश क्या है? कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन, एक साल में अंदर ऊपर नीचे होने का इसका सिलसिला जारी रहता है, राइट? तो करंट एसेट्स हो गया कैश। दूसरा अगर मैं एग्जांपल बताऊं करंट एसेट्स में, और क्या बोल सकते हो आप? बोलिए, बोलो जल्दी से फटाफट। आपका बैंक, बैंक क्या है बोलो जी? करंट एसेट्स है। कैश भी हो गया करंट एसेट्स, बैंक भी हो गया करंट एसेट्स। और बोलिए, आपके जितने भी बिजनेस में सामान है, स्टॉक है, वो भी क्या होगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, सामान है, वो भी क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। क्योंकि सामान आप कभी खरीद के लाओगे, बेचोगे, तो ये आपका कहीं ना कहीं इन्वेंट्री जो भी होगा करंट एसेट्स होगा, और ये कहीं ना कहीं कैश में, एक साल में कैश में कन्वर्ट हमारा होता है, उसे आप करंट एसेट्स कहते हो। और भी कई सारे होंगे, डेटर,
डेटर हो गया देनदार, जिसको आपने सामान उधार में बेचा, वो आपको आज न कल कभी न कभी पैसा देगा। तो ऐसे आगे जाके हम कई सारे करंट एसेट्स और देखने वाले हैं, लेकिन अभी आप इतना समझिए 1 साल। और जो लंबे समय के लिए चलता है वो लॉन्ग टर्म वाला हो गया। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास मशीन है, तो मशीन क्या हो गया सर? फिक्स एसेट्स हो गया। सर बिल्डिंग, अगर आपका बिल्डिंग है बिजनेस का, तो बिल्डिंग भी क्या हो गया भाई? लंबे समय के लिए चलेगा, राइट। तीसरा आपका और भी कई सारी चीजें हो सकता है। फर्नीचर आप यूज करते हो, तो फर्नीचर आपका लॉन्ग टर्म हो गया। अगर आप कोई व्हीकल्स वगैरह यूज करते हो, गाड़ी वगैरह यूज करते हो बिजनेस के लिए, तो वो भी आपका क्या हो गया? संपत्ति है, लेकिन फिक्स्ड है, लंबे टाइम, 1 साल से ऊपर का ये आपको टाइम देता है। और एसेट्स मतलब सिंपल, एसेट से ही बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ लायबिलिटीज के बारे में भी हमने डिटेल में देखा था पिछले क्लास में। लायबिलिटी मतलब दायित्व, यानी कि जो पैसा हमें चुकाना है, बिजनेस को जो पैसा चुकाना होता है। आपको मैंने बताया था इसके भी कितने टाइप है। तो देखो आज मैं ये सब फिर दोबारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बताया कि पूरा बिजनेस साल भर ना इन्हीं चारों चीजों का रिकॉर्ड करता है, तो ये डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए। बात समझ गए? अभी आगे हम इक्वेशन सब देखेंगे, लेकिन अभी पहले इस टर्म्स को डिटेल में समझ लीजिए। लायबिलिटीज मतलब जो बिजनेस को चुकाना है ना, जो बिजनेस के ऊपर दायित्व है। तो एक बात बताइए, क्या क्या लायबिलिटीज बिजनेस का देखने को मिलता है? बताओ जल्दी से फटाफट। कितने टाइप का मैंने बताया था आपको? 2 टाइप का। कौन कौन सा? करंट लायबिलिटीज क्या हो गया सर? वो लायबिलिटी जो आप 1 साल के अंदर अंदर चुकता कर देते हो, है ना, आपने पे कर दिया, वो आपका क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्रेडिटर से मैंने उधार में सामान लिया था और मैंने उसको 6 महीना 2 महीना में पे कर दिया, तो वो जो उधार में सामान लिया था, क्रेडिटर मेरा क्या है? करंट लायबिलिटी हो गया। क्रेडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेनदार। देखिए 2 शब्द जो आपको बार बार सुनने को मिलता रहेगा, हालांकि सारे शब्द सुनने को मिलेगा। एक तो डेटर मतलब देनदार, जिसको आप सामान बेचते हो उधार में, उसको डेटर। याद रखिएगा इस टर्म्स को, ठीक है ना, क्योंकि आपको ही मालूम है बिजनेस में बिना देनदार और लेनदार का कोई काम ही नहीं होगा। बात समझे? तो यहां पर क्रेडिटर का हिंदी होता है लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा, जो हमारे बिजनेस से पैसा लेता है। तो क्रेडिटर हमारा क्या हो गया बताइए? लायबिलिटी, क्योंकि पैसा लेगा तो लायबिलिटी हुआ। कौन सा लायबिलिटी हुआ? हाँ, करंट लायबिलिटी हुआ, क्योंकि आप उसको 1 साल से ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, और भी कुछ बता दो मुझे आप लोग। शॉर्ट टर्म लोन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म लोन, जो आपने लोन तो लिया लेकिन वो शॉर्ट टर्म, 1 साल के अंदर अंदर आप चुका दोगे। बस इतना समझिए ना कि जितना वो लायबिलिटी जो आप 1 साल के अंदर चुका रहे हो, आपका करंट लायबिलिटी। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा, बकाया, जैसे मान लीजिए कोई बिजली का बिल आया, हमने पे नहीं किया, हमारा मकान का किराया लग गया, पे नहीं किया, वो भी क्या होगा? 1 साल से ऊपर तो नहीं ना आप उसको रखोगे, 1 साल के अंदर अंदर चुकाओगे, तो वो भी आउटस्टैंडिंग भी हमारा करंट लायबिलिटी ही कहलाएगा। और आगे और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने वाले, जब हम रियल में प्रैक्टिकली हम करेंगे तब। ओके, अभी बस आप, अच्छा लायबिलिटी को 2 पार्ट में क्या दिया था हमने? एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको हम फिक्स भी कहते हैं, राइट। 1 साल से ऊपर जो आपका क्या होगा? लायबिलिटी जाएगा। वो आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया लॉन्ग टर्म वाला, जो लोन आपने लिया, मान लीजिए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 50 लाख रुपए का, वो आपका लंबे समय तक मतलब 1 साल से ऊपर आपको वो देखने को मिलेगा, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। और भी कई सारी चीजें होगा, ठीक है। अच्छा बताइए, तीसरा टर्म्स जो मैंने आपको अभी बता रहा हूं, एक्सपेंस। आप बताइए सर, एक्सपेंस के बारे में जानते हो ना? एक्सपेंस मतलब खर्चा, हिंदी में आप एक्सपेंस को क्या बोलते हो? खर्चा। अब जल्दी से देख लो ये क्या चीज है भला। देखो कोई भी सामान जो बिजनेस का ऑपरेशनल होता है, जो काम करता है बिजनेस, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो या आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी, तो वहां जो आपका सामानों से रिलेटेड जो खर्चा होगा, चाहे वो बनाने में हो, चाहे वो लाना में हो, मतलब सामान को लाने में हो, ठीक है ना, चाहे उसको खरीदने में हो, वो सब क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। सामान से रिलेटेड याद रखिएगा, चाहे वो सामान आप बना रहे हो, चाहे उसको आप ला रहे हो, वो, लेकिन उसमें जो भी आपका लागत लगेगा, और वैसे भी जो खर्चा होता है वो कॉस्ट। और खर्चा को मैंने कितने टाइप में बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में? 2 टाइप का। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो सर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म्स आगे आपको टैली में बहुत बार ग्रुप के अंदर दिखाई देने वाला है। एक्सपेंस, खर्चा हमें समझ में आ गया, लेकिन खर्चा 2 कैटेगरी में बांटा गया है अकाउंटिंग के अंदर। एक डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है, बताया था पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को, जो गुड्स से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड जो आप खर्चा कर रहे हो, चाहे उसको लाने में चाहे बनाने में, समझ गए ना बात, वो सब क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। जो आपका मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड, समझ रहे हो ना बात। लेकिन गुड्स के अलावा, सामान के अलावा, और डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा गुड्स के कॉस्ट में जुड़ता है,
गुड्स के सामान के लागत में हमेशा जुड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने एग्जांपल से बताया था कि मान लीजिए मैंने कोई सामान, मैं माउस का एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मैं इसको बनाया हूं, इसमें मेरे को रॉ मटेरियल लग गया 80 रुपया और 20 रुपया टोटल, मतलब मेरे को भाड़ा लगा, है ना, कैरेज लगा, तो यानी कि इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, रॉ मटेरियल 80 रुपए का प्लस 20 रुपया किराया, तो ये सब क्या कहलाया, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कितना टोटल इसका कॉस्ट पड़ा, 100 रुपया। सिंपल, 80 प्लस 20 100 रुपया हुआ ना, तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल है, ओके। तो ये क्योंकि गुड्स से रिलेटेड था। अब यहां पे समझिएगा, ये मेरे कॉस्ट में जुड़ गया डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन सर इसके अलावा जो मैं कुछ एडिशनल एक्सपेंस कर रहा हूं बिजनेस को और बढ़िया तरीके से ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेट करने के लिए, हो सकता है आपने अपने बिजनेस का बहुत सारा एडवर्टाइज करवाया, बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है अलग अलग मार्केटिंग के लिए, अलग अलग मीटिंग फिक्स करके आता है, बहुत सारा चीजें आप करते हो, तो वो भी तो एक खर्चा ही है ना, बात समझ गए ना, तो वो सब क्या है, लेकिन उसका गुड से कोई कनेक्शन नहीं है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना, आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है हमेशा, जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको क्या करेगा, कम करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस किसमें जुड़ेगा, हमेशा गुड्स के कॉस्ट में, लागत में, ठीक है जी। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। चौथा, फाइनली लास्ट क्या है टर्म्स आपका, इनकम। मैं दोबारा इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये शब्द मेन इंपॉर्टेंट है बिजनेस का। इनकम यानी कि जो आय है, अब ध्यान से समझना, यहां पर इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सारे शब्द जो आप बार बार अकाउंटिंग के अंदर देखोगे ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब ये रेवेन्यू नाम का भी एक शब्द मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, है ना। देखो रेवेन्यू क्या होता है, सिंपल है, जो भी आप गुड्स को, सामान को बेचते हो, सेल करते हो, या सर्विस को आप सेल कर रहे हो, कोई भी गुड्स या सर्विस को सेल करते हो, उससे जो आपको पैसा आता है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू। इनकम नहीं है वो, सुन लीजिए ध्यान से, जो भी आप गुड्स बेच रहे हो, जैसे ये भी मैंने एग्जांपल दिया था, इसको मैंने मान लीजिए 100 रुपए मेरा टोटल कॉस्ट पड़ा था मुझे इसको बनाने में, ओके, टोटल कॉस्टिंग लगा था, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा के सब कुछ, ओके। अब मैंने मान लीजिए इसको 120 रुपया में बेचा, तो 120 रुपया जो मैंने इससे प्राप्त किया वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। बात समझ गए ना, 120। चाहे मैं इसको 20 रुपए में बेचूंगा, 10 रुपए में बेचूंगा, तो 10 रुपए भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। बात समझे ना, तो जो भी गुड्स या सर्विसेज को बेच करके जो मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। तो सर फिर इनकम क्या है, तो समझिए, अब रेवेन्यू में से अगर आप अपना खर्चा को माइनस कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, इनकम निकल के आ जाएगा सर। सिंपल है। तो बताइए, इसी का एग्जांपल फिर से लेते हैं। इस गुड्स को मैंने कितना में बेचा, ये मेरा क्या था, रेवेन्यू था ना, कितना में बेचा, 120, और खर्चा कितना हुआ था, 100 रुपया, तो इनकम कितना हुआ, 20 रुपया। अब यहां पे एक और बार कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि सर ये इनकम 20 लिख रहे हो, तो फिर प्रॉफिट क्या था। प्रॉफिट भी तो एक शब्द मैंने बताया था ना पिछले क्लास में आप लोगों को, तो डोंट वरी, प्रॉफिट भी अभी बताऊंगा। प्रॉफिट का मतलब हो गया ओवरऑल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। क्या मैंने बोला अभी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। यहां पे टोटल शब्द है, टोटल एक्सपेंस क्या बराबर, प्रॉफिट। अब देखो ना सर, और प्रॉफिट हमेशा आप ना एक आइटम का नहीं निकालते हो, है ना, एक वस्तु को बेचने पर नहीं निकाल रहे हो आप, यहां पर आप प्रॉफिट देखते हो पूरे साल भर का। बिजनेस जो एक साल बिजनेस कर रहा है, पूरा का पूरा साल भर का, तो टोटल मान लीजिए आप एक साल में अपने बिजनेस का टोटल रेवेन्यू जो आपने जनरेट किया, चाहे कोई गुड्स को बेच के, चाहे कोई सर्विस को बेच करके, वो मान लेते हैं सर 70 लाख रुपए है, ठीक है जी। तो टोटल रेवेन्यू बिजनेस का कितना आया, गुड्स या सर्विसेज को बेचकर 70 लाख रुपया, और माइनस इसमें से खर्चे को आप हटा दो, मान लो 50 लाख रुपया आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो यानी कि आपका बिजनेस किस में जा रहा है सर, प्रॉफिट में। वही अगर आप एक्सपेंस ज्यादा कर दोगे, मान लीजिए 1 लाख खर्चा होता, तो बिजनेस किस में चला जाता, लॉस में चला जाता। रेवेन्यू था 70 लाख और खर्चा 50 लाख, तो भैया लॉस में चला गया। लेकिन रेवेन्यू 70 लाख और टोटल एक्सपेंस 50 लाख, तो बिजनेस प्रॉफिट में है। बात समझ गए ना। लेकिन वहीं पर प्रॉफिट को भी मैंने आपको 2 टाइप का बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, सर ये क्या चीज है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट वो हो गया जो आपका, ग्रॉस का हिंदी मैंने क्या बताया था, यहां पे मान लेते हैं ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, मान लेते हैं अभी ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट, टोटल मेरा हुआ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट होता है कि और भी एडिशनल, क्योंकि खर्चा कितने टाइप का मैंने बताया अभी, 2। और मैंने क्या बोला कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस पे इंपैक्ट डालता है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है। अगर मान लीजिए सर यहां पर अगर मैं बात करूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 20 लाख, और भी मैंने कुछ बिजनेस को
और थोड़ा बढ़िया तरीके से ऑपरेट करने के लिए मैंने बहुत सारे और भी कुछ खर्चे किए हैं जो कि मेरा रिलेटेड टू गुड्स नहीं है, रिलेटेड टू अदर खर्चा है। जैसे मैंने अभी बोला ना, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार करवाया अपने व्यवसाय का। मेरा गुड्स नहीं बिक रहा था, मैंने सोचा कि चलो भाई प्रचार करवा दे। अब मैं 1 लाख रुपए का मैंने प्रचार करवा दिया। अब बताइए 1 लाख रुपए का मैंने और खर्चा कर डाला। मेरा टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट था कितना था? यहाँ पर 20 लाख नहीं ना, ये 2 ही लाख लिखा हुआ था ना, हाँ 20 लाख। तो टोटल प्रॉफिट था मेरा 20 लाख, और मैं अब क्या करने वाला हूं, 1 लाख रुपए का एडवर्टाइज करवा दिया। तो यानी कि मेरे पास बचा क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बचा? 19 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस पॉइंट को भी समझ लीजिएगा क्योंकि आगे जो हम समरी से बनाएंगे, पीएल अकाउंट से बनाएंगे, इसमें ये सारी चीजें आने वाला है। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस करोगे तो क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। समझ गए ना बात? नेट प्रॉफिट। जैसे कि मैंने अभी 20 लाख रुपए का मेरा जीपी है, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, मैं 1 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया, और मैंने कुछ 5 लोग रखे, अलग अलग जगहों पे जाता है मार्केटिंग करने के लिए, मीटिंग सब करने के लिए, उसको भी मैं हर ट्रेवलिंग का पैसा देता हूं। मेरा मान लेते हैं 5 लाख रुपए मेरा ट्रेवलिंग में लग जाता है। तो ये देखिए जरा ध्यान से, ये ट्रेवलिंग का खर्चा जो मैं कर रहा हूं, ये जो मैं एडवर्टाइज का खर्चा कर रहा हूं, ये सब गुड्स से रिलेटेड नहीं है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। तो क्या कहलाएगा वो? मेरे प्रॉफिट में इम्पैक्ट डालेगा ना। तो कितना कर दिया मैंने बताइए? 5 लाख प्लस 1 लाख का एडवर्टाइज, तो 6 लाख। अब बताइए नेट प्रॉफिट कितना बचा? 14 लाख रुपया। 14 लाख रुपीज इज द नेट प्रॉफिट। बताइए सर जल्दी से फटाफट। इनकम भी देखिए ध्यान से, इनकम भी 2 टाइप का होता है। इनकम मैंने बताया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इनकम, लेकिन ये बिजनेस में आपको 2 टाइप को देखने को मिलेगा। वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज सर इनडायरेक्ट इनकम। बताओ जी जल्दी से। जैसे आपने एक्सपेंस को देखा अभी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम की बात कर रहे हैं। देखो तो अब हम बता रहे हैं, डायरेक्ट इनकम वो होता है जो आपके गुड्स से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड होता है। गुड्स को आपने देखिए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू, ये आपका डायरेक्ट इनकम हो गया। मैंने अभी एग्जांपल में क्या बोला था? 100 रुपए का, सॉरी ये मैंने रेवेन्यू, ये मैंने माउस कितना बेचा था? 120 रुपए का, और खर्चा कितना हुआ था? 100 रुपया। कितना इनकम हुआ? 20 रुपया। कौन सा इनकम है? डायरेक्ट इनकम है। कौन सा इनकम है? डायरेक्ट इनकम है। ये मेरा डायरेक्ट इनकम हो गया 20 रुपए का। लेकिन सुन लीजिए, इसके अलावा, गुड्स के अलावा जो अदर इनकम है, मान लीजिए आपने कहीं पर अपना बिजनेस का एक और गोडाउन को भाड़ा पे लगा रखा है, वहां से आपको रेंट आ रहा है। आपने अपने बिजनेस में गोडाउन खोला हुआ है जिसको आप किस पे चढ़ा रखे हो? भाड़ा पे, और रेंट आ रहा है वहां से। तो रेंट भी तो आपका इनकम है ना, रेंट आ रहा है ना आपका, तो रेंट आ रहा है, इनकम है। तो वो कहां से इनकम आ रहा है? गुड से आ रहा है क्या? भाड़ा से आ रहा है। तो वो कौन सा इनकम कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। बात समझ गए ना? अब मान लीजिए, मान लो अभी मैंने क्या किया, कुछ मैंने बैंक में एफडी करवा रखा है 10 लाख रुपए का, समझ गए ना बात, और वहां से मुझे ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट भी क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट भी तो इनकम ही है ना, ब्याज मेरे को मिल रहा है, इनकम ही है। लेकिन कौन सा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम, नॉट डायरेक्ट। समझ में आ रहा है दोनों पॉइंट आप लोगों को? चारों टर्म समझ में आ गया अच्छी तरह से? सेट्स कितने टाइप का? 2 टाइप का। लायबिलिटीज 2 टाइप का, एक्सपेंस भी 2 टाइप का, और इनकम भी 2 टाइप का। और ये चारों टर्म सर अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि बिजनेस एक साल में इन्हीं चारों चीजों को रिकॉर्ड करता है। दिस इज, और ये सबको हम लोग आगे देखने वाले हैं, और इसी सबको हम ये टाइप्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, खाता कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खाता का टाइप हमने समझ लिया, खाता क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब एक चीज समझिए, जब हम अभी बात कर रहे थे आप लोगों को, जब स्टार्टिंग में मैंने ये जर्नल बताया कि एक ऐसा किताब जिसमें हम बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, तो आप देखिए अकाउंटिंग करने का 2 सिस्टम होता है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग लेखांकन करने का 2 सिस्टम होता है, एक है सिंगल और दूसरा डबल। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसे भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे अब आगे जो आने वाला हमारा जो अभी आने वाला, अभी करने वाले जो हम काम करने वाले, वो है हमारा क्या? रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड करना सीखने वाला है ना हम लोग, तो हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस के लेन देन को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत करें या डबल एंट्री सिस्टम के तहत करें। तो देखो नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, मैंने भी क्या बोला अभी आप लोगों को, सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम से क्या पता चल रहा है? सिंगल मतलब एक ही एंट्री, एक ही एंट्री मतलब जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपने व्यवसाय का
लेन देन रिकॉर्ड करते हो तो उसमें एक ही चीज पर इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, एक ही खाता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में क्या बोला था, छोटे मोटे दुकानदार लोग, छोटे मोटे व्यवसाय जो करता है उसको आप देखते होंगे ना, वो हमेशा बिजनेस में कैश का रिकॉर्ड करेगा, उधारी का, नगद या उधारी का रिकॉर्ड करेगा। क्या वो व्यवसाय दो चीजों का डबल एंट्री के तहत रिकॉर्ड करता है क्या? एक मैंने क्या दूसरा टाइप बताया आपको, डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंटिंग करने के कितने सिस्टम है सर? तो एक सिंगल और दूसरा डबल। ध्यान से समझना इस चीज को। सिंगल एंट्री सिस्टम वो हो गया जिसमें आप लेन देन करते टाइम पर सिंगल चीजों पर, एक चीजों पर प्रभाव डालते हो। अब एक चीज बताइए, आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता है। सिंगल सिस्टम के एंट्री के तहत करोगे तो आपके पास बिजनेस का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है वो नहीं पता चलेगा, एक अंदाजे में तुक्का मारोगे आप। सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत आपको भी अपना रिपोर्ट नहीं जनरेट कर सकते हो आप बिजनेस का। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना छोटे मोटे व्यापारियों का, वो क्या करता है अपने किताब में रिकॉर्ड करता है कौन सा एंट्री, सिंगल या डबल? सिंगल। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि अभी क्या कर रहा था, अभी क्या मैंने एग्जांपल में दिया था, मैं श्याम कुमार हूं फॉर एग्जांपल, मैं उसके दुकान पर गया 50,000 का सामान लेने के लिए, तो मेरा उसने क्या किया, श्याम कुमार का खाता बना लिया, समझना है इसको। लेकिन दूसरी तरफ मैं श्याम कुमार हूं, श्याम कुमार का खाता बना तो लिया, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो सामान जा रहा है, सेल जो हुआ है, वो सेल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। सुन लीजिए, सेल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। श्याम कुमार का रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मैंने उससे उधार लिया था, लेकिन सेल को रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या ये डबल एंट्री है या सिंगल एंट्री है? बोलिए। एक ही खाता रिकॉर्ड किया श्याम कुमार। आप उससे पूछोगे, उसी व्यापारी से पूछोगे कि बताइए कि आपका 6 महीना का बिजनेस का सेल बताओ, तो क्या वो सेल बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि सेल का खाता रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा है, वो सिंगल एंट्री के तहत रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखो ना, डबल एंट्री में क्या होता है, मान लीजिए ये सामान मैं खरीद के लाया 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए का मैंने सामान क्या किया, खरीदा, तो सामान आया और बदले में क्या गया, पैसा गया। सामान आया और दूसरा बदले में क्या गया, बिजनेस से पैसा गया। तो यहां पर दो चीजों पर इंपैक्ट पड़ रहा है, एक गुड्स के ऊपर और दूसरा कैश के ऊपर, जो मेरा कैश जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूं, तो बिजली का बिल पे किया तो मैंने कैश में पे किया, तो कैश मेरा गया, और दूसरे तरफ ये कैश कहां गया, मेरा एक्सपेंस हो रहा है। यानी कि कौन सा एक्सपेंस हो रहा है, बिजली के बिल के नाम से एक्सपेंस हो रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम के तहत आज के टाइम पर हर बिजनेस अपने व्यवसाय का पूरा जो अकाउंटिंग करता है वही रिकॉर्ड करता है, नॉट सिंगल एंट्री। क्यों नहीं सिंगल एंट्री पे करोगे आप, बताइए? सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बिजनेस का लेन देन क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा? क्योंकि इससे आप अपने व्यवसाय का रिपोर्ट यानी कि फाइनल अकाउंट तैयार नहीं कर सकते हो, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ नहीं जान पाओगे, और भी बहुत सारे चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। और वैसे भी देखो ना, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, जो छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं वो लोग ना अपना क्या कैश का लेनदारी देनदारी रिकॉर्ड करेगा। क्या वो अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है? क्या वो इनकम रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, बस अपना वो लेनदारी देनदारी रिकॉर्ड कर रहा है, कैश रिकॉर्ड कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। और वो एक तुक्का मारेगा, वो भी देखो, हर व्यापारी को जानने का एक अपना इच्छुक रहता है कि अगर मैं व्यवसाय चला रहा हूं, भले वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन एक साल मैंने चलाया तो मेरे को बिजनेस को लाभ हुआ या हानि हुआ है। वो लोग जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत एंट्री रिकॉर्ड करता है, वो अपने साल भर में एक अनुमान लगाएगा, एक गेस करेगा कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ होगा। एग्जैक्टली नहीं बताएगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज का रिकॉर्ड कर रहा है, डबल एंट्री सिस्टम के तहत अपने व्यवसाय का लेन देन रिकॉर्ड नहीं करता है। और वैसे ही मैंने आपको क्या बताया कि हर वो व्यवसाय साल में क्या चीज का रिकॉर्ड करेगा, पूरे एसेट्स का, लायबिलिटीज का, एक्सपेंस का, इनकम का, तभी जाकर के आप फाइनल अकाउंट बना पाओगे। अगर आप मान लीजिए सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप देनदार का रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश का रिकॉर्ड कर रहे हो, सर मान लीजिए छोटा है, समझ गए ना बात, तो आप कभी भी फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हो, रिपोर्ट नहीं बना सकते हो। आई थिंक आपको मैंने बता दिया व्हाट इज सिंगल एंड व्हाट इज डबल। तो बताइए डबल में क्या होगा, हम लोग किसमें करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति थे लुका पेसियोली, जिसने पहला किताब लिखा था डबल एंट्री सिस्टम के तहत, और उन्होंने ही पूरे दुनिया को, और उन्हीं को लुका पेसियोली, इन्हीं को फादर ऑफ अकाउंट कहा जाता है, फादर ऑफ अकाउंट। ओके, तो लुका पेसियोली, इन्होंने पहला बुक लिखा था डबल एंट्री सिस्टम के तहत। और आज के टाइम पर जितने भी व्यवसाय है ना, वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है बताइए? डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करता है, क्योंकि हर बिजनेस को क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए, एसेट्स का नॉलेज होना चाहिए, हर चीजों का, गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है इसका नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग भी जो आगे टैली सीखने वाले हैं, नॉट सिंगल एंट्री सिस्टम, किसके तहत सर?
डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में देखिए क्या होगा, अब यहां पर दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा, दो चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, दो चीजों पे, जैसे कि जो हम खाता रिकॉर्ड करेंगे वो खाता या तो डेबिट होगा या नहीं तो क्रेडिट होगा। अब डबल का मतलब तो यही हो गया भाई, दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ना, तो या तो वो खाता जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री के सिस्टम के तहत, या तो वो डेबिट होगा सर, या तो वो क्रेडिट होगा। तो अब यहां पर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कि सर ये डेबिट और क्रेडिट कब हम खाता को करेंगे। खाता का टाइप हमने देख लिया, चार टाइप का होगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूं 2000 रुपया कैश में, तो यहां पर अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, तो अगर मैं बिजनेस का मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय कैश, कितना, 2000। तो बताइए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बोला था कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो यहां बताइए, अगर आप अपने व्यवसाय में बिजली का बिल पे कर रहे हो तो इसका मतलब है आपके कैश वाला खाता का इंपैक्ट तो पड़ेगा। कैश, मान लीजिए व्यवसाय के पास 1 लाख रुपया था, उसमें से 2000 रुपए किस में जा रहा है, बिजली के बिल में जा रहा है, तो कैश गया बिजनेस से, है ना, कैश गया। कैश कहां गया, बिजली के बिल। तो डबल एंट्री सिस्टम के तहत आपको दो खाता पे इंपैक्ट डालना पड़ेगा। यहां जैसे आप एक लेन देन देख रहे हो, छोटा सा एग्जांपल देख रहे हो, एक कैश का, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब या तो कैश डेबिट होगा या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब दोनों में से एक खाता डेबिट होगा, दूसरा खाता क्रेडिट होगा। और ये डबल एंट्री सिस्टम के तहत कहा गया है कि डेबिट बराबर क्रेडिट, यानी कि जितना डेबिट साइड का अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट साइड का, यानी कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट साइड में अगर आप 2000 लिख रहे हो तो क्रेडिट साइड में भी 2000 ही लिखना है डबल एंट्री सिस्टम के। अब सबसे बड़ा समस्या आपके साथ अभी आने वाला आगे है, जो मैं आपको हालांकि बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, वो समस्या नहीं रहेगा आपके लिए कि सर ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि खाता को डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। समझ गए ना बात? अब यहां देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका रिकॉर्ड करता हूं फॉर एग्जाम्पल जर्नल में आगे जाकर के, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक तो मेरा खाता होगा क्या नाम से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाता को आप शॉर्ट में लिखिए अकाउंट, और दूसरा जो डबल एंट्री सिस्टम के तहत हमें करना है एंट्री, दूसरा सर कैश। देखिए हम वाउचर में आगे जाके टैली में ऐसी एंट्री करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और डबल एंट्री सिस्टम के तहत ही हम लोग हर चीज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं अपने बिजनेस का सारा कुछ एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटी सब कुछ रिकॉर्ड करना है मुझे। अब यहां देखिए इस खाता का अपना एक टाइप है, टाइप है कि नहीं है बताइए। मैंने आपको खाता का 4 टाइप बताया है, क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल, चारों में से बोलो जल्दी से। एक्सपेंस है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और कैश क्या है, चारों में से बताइए, कैश क्या है, एसेट्स है ना। कैश बिजनेस का क्या, संपत्ति होता है, सिंपल है ना। अगर हमारे जेब में भी कैश रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, संपत्ति, मालिक मतलब संपत्ति है, तो कैश हमारा एसेट्स होता है। तो कैश एसेट्स हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंस हो गया। देखिए चार में से कुछ पांचवा होगा ही नहीं, खाता सिर्फ 4 ही होता है। नाम आप बिजली का बिल रख रहे हो, नाम आप रेंट रखोगे, नाम आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, बहुत तमाम तरह के खर्चे होंगे, खर्चे के नाम से खाता बनेगा, लेकिन उसका मेन हेड क्या रहेगा, एक्सपेंस। समझ रहे हो ना बात? अभी जैसे मेन हेड क्या है, एसेट्स, संपत्ति, बताइए इसके अंडर में क्या आ रहा है, कैश। दूसरा बैंक में लेन देन हो रहा है, बैंक क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। जब मान लीजिए मैं 1 लाख का फर्नीचर लेकर के आऊंगा बिजनेस में, तो फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करूंगा ना, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि टोटल एसेट्स क्या है, फर्नीचर है भाई, मशीन है, बहुत सारा चीजें हैं। तो यहां पर मेन हेड 4 ही है, लेकिन आपको टाइप पता होना चाहिए और आपको पहचानना भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैश एसेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है। अब देखिए मैं आपको कुछ रूल बताता हूं, इस रूल को अभी 5 मिनट में आपको याद कर लेना है, 5 मिनट में। सर ये खाता डीआरसीआर कैसे होगा, डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, क्योंकि ये जो 4 टाइप का खाता है ना, इसको डीआरसीआर करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम डीआरसीआर करते हैं। तो मैं आपको ये रूल लिखवा देता हूं जल्दी से। पहला खाता का टाइप आपने क्या देखा बताइए, पहला खाता क्या है हमारा, एसेट्स। तो रूल में कहा गया है, देखिए डेबिट क्रेडिट करने का एक रूल है, नियम है। इस नियम के अंदर कहा गया है कि जब भी बिजनेस का एसेट्स बढ़ेगा, यानी कि जब बिजनेस का एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमेशा क्या होगा, वो डेबिट होगा। और डेबिट को शॉर्ट में आप कैसे लिखते हो, डीआर। और जब भी बिजनेस का एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो क्या होगा सर, डिक्रीज हो गया तो क्या होगा बोलो, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। और क्रेडिट को शॉर्ट में आप कैसे लिखते हो, सीआर। ये पहला रूल है किस खाता के लिए, कौन से हेड के लिए, एसेट्स के लिए। अब बिजनेस में एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो सर डेबिट,
और अगर घट रहा है तो क्रेडिट। अब इस पॉइंट को अगर हम सिद्ध करें यानी कि प्रूफ करें कि सर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो यहीं पर मैंने अभी आपको एक सिंपल सा एक ट्रांजेक्शन लिखा है। यहां देखिए कैश वाला खाता क्या है बोलो, इसमें एसेट्स वाला खाता है कोई, इसमें एसेट्स वाला कुछ है क्या, क्या है, कैश। अब एक चीज समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ये जितने भी ट्रांजेक्शन आप लोग बनाओगे ना, रिकॉर्ड करोगे ना, ऐसा मान के चलिएगा कि सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ मतलब आपके साथ हो रहा है। ये बिजली का बिल कौन पे कर रहा है, आप कर रहे हो। आप अपने आप को हमेशा हर ट्रांजेक्शन में एक ओनर या अकाउंटेंट मान के चलिए, या तो आप ओनर हो या उस व्यवसाय का अकाउंटेंट, कुछ ना कुछ तो हो। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आप ही के बिजनेस के साथ हो रहा है, आप ही का बिजनेस है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, मेरे बिजनेस से कैश जो है, कैश क्या एसेट्स है ना, ये मेरा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है सर, क्योंकि बिजली का बिल आप कैश में जमा कर रहे हो, तो कैश तो भैया कम ही होगा ना जेब से, तो कैश कम हो गया। इधर क्या लिखा है मेरे नियम देखो तो जरा, जब कम होगा तो क्या होगा। तो एक बात बताइए सर, अगर मैं इसका अगर मैं बोलूंगा एंट्री करने के दौरान, जर्नल जब बनाऊंगा, वाउचर जब एंट्री करूंगा, तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, सीआर, बन गया सीआर। और आपको मैंने बताया क्या, डबल एंट्री सिस्टम के तहत डीआर बराबर सीआर होता है। तो एक अगर सीआर निकाल लिया तो दूसरा खाता तो पक्का क्या होगा, डीआर ही होगा। सिंपल है, समझे कि नहीं। आपको ऐसे ही आपको एंट्री करना होगा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, जो आगे हम करने वाले प्रैक्टिकली। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग देखेंगे, बिजनेस में साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन होगा, सिंपल भारी कुछ भी कैसे भी एडजस्टमेंट बहुत सारा चीजें होगा, लेकिन आपको एंट्री ऐसे ही करना है। खाता को पहचानिए और रूल के ऊपर अप्लाई कर दो। अभी मैंने आपको एक ही रूल लिखवाया, कौन से खाता का, एसेट्स का। दूसरा है आपका क्या, सासा लिखते जाओ भाई, लायबिलिटीज, ये लिखते रहिए जल्दी से। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा ना तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, सीआर। और दूसरा जब डिक्रीज होगा तो डेबिट, यानी कम होगा तो डेबिट। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और जब लायबिलिटी डिक्रीज, कम होगा बिजनेस का, लायबिलिटी जब कम होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब देखिए इसको भी एक छोटा सा ट्रांजेक्शन से हम लोग प्रूफ करते हैं, देखो जरा। देखिए लिख लेना, अभी पहले इसको देखो। दूसरा ट्रांजेक्शन लिखता हूं मैं यहां पर। मान लीजिए मैंने मोहन ट्रेडर से ना 1 लाख का सामान उधार लिया था, समझ लीजिए। मोहन ट्रेडर से मैंने 1 लाख का उधार लिया था। कितना का लायबिलिटी है मेरे ऊपर, 1 लाख का, ठीक है। मैंने क्या किया, 70,000 रुपया उसको पे कर दिया। 70,000 मैंने पे कर दिया बैंक के थ्रू, मतलब मैं अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे कर दिया। तो यहां पर मेरा ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है, अमाउंट पेड टू मोहन ट्रेडर ऑफ रुपीज कितना, 70,000 थ्रू थ्रू एसबीआई अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन बार बार मैं बोलूंगा क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। जब पैसों की बात करेंगे तो भैया उसको लिखना है, ठीक है जी। तो यहां देखो सर, अमाउंट पेड टू मोहन ट्रेडर ऑफ रुपीज 70,000 थ्रू एसबीआई अकाउंट। बोलिए डबल एंट्री सिस्टम के तहत किन किन चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो पैसा आपके कहां से जा रहा है, बैंक से ना, समझ गए ना बात। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, मतलब आपके साथ हो रहा है। तो बताइए, एक तो एसबीआई अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट मींस प्रभाव पड़ेगा, खाता घटेगा या बढ़ेगा। दूसरा क्या, एसबीआई, कौन बोल रहा है कैश, कौन बोला कैश, प्रताप तुम तो यार क्या मतलब अकाउंट के स्टूडेंट, कैश का कोई जिक्र कर रहा हूं क्या मैं यहां पर, और कैश को ऐसी हवा में लिख देंगे क्या हम लोग। ये एसबीआई अकाउंट से किसको पैसा जा रहा है, मोहन ट्रेडर को। और मोहन ट्रेडर मेरे लिए क्या था, लायबिलिटी था ना, मैंने 1 लाख का माल उधार लिया था, तो ये मोहन ट्रेडर को आप पैसा करो। और कैश कहां से आपने बोल दिया, तुम तो मतलब अकाउंट पड़े हुए पूरा फल, हमको लगा नहीं होता है। मैंने बोला था पिछले क्लास में, ये अकाउंटिंग सीख रहे हो, बच्चों का खेल नहीं सीख रहे हो, ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मैंने बोला था ना, 1 रुपए का भी गलती करोगे सारा भुगतान आपको अपने जेब से करना पड़ता है। बैंक जाते हो आप लोग, क्या देखते हो, जो कैशियर सब रहता है बैंक में, क्या देखते हो आप पूरा नोटों का विवरण तक देते हो ना पैसा जमा करने तक। और शाम को जो बंदा बैठा रहता है काउंटर पर, वो घर जाते टाइम पे पूरा मिलान करता है कि नहीं करता है। अगर सोचिए 1 रुपए का भी अंतर आएगा तो कौन भरेगा, कौन जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, जो बंदा वहां बैठा हुआ है बैंक में। बात समझ रहे हो ना। तो अकाउंटिंग सीख रहे हो आप, ये मतलब समझ गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है ये। तो यहाँ कैश, ये अपने आप कैश, कैश कहां से आ जाएगा,
तो ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन क्या है, उसी मुताबिक आप रिकॉर्ड करोगे चीजों को। यहां पर आप अपने एसबीआई अकाउंट से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, हर ट्रांजेक्शन को पहले ठीक से समझना है और लगने वाला बात मत करना, ठीक है ना। एक बात बताइए, कैश, सॉरी मैं भी देखो कैश बोलने लग गया, एसबीआई अकाउंट से हम मोहन ट्रेडर को पैसा दे रहे हैं, तो मेरे एसबीआई के खाता पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए। अगर मान लो मेरे खाता में 4 लाख रुपया है, तो अब 4 लाख नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो सिंपल चीज आप भी जानते हो कि मेरे बैंक में पैसा कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये कहां जा रहा है, रीजन क्या है, कहां जा रहा है, किसको जा रहा है, मोहन ट्रेडर को। अगर मैं यही पैसा मान लीजिए किराया पे करता, तो मेरा क्या होता यहाँ पर, एसबीआई अकाउंट, और दूसरा खाता रेंट का होता। यही एसबीआई अकाउंट से अगर मैं बिजली का बिल पे करता, तो यहाँ पर एक एसबीआई अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ता, दूसरा मोहन का नहीं, फिर किस चीज में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में। डबल का मतलब समझ रहे हो ना बात, दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ना, वो खाताओं पे। लेकिन खाता 4 ही टाइप का होगा, हेड 4 ही होगा इसका। अभी ये मोहन ट्रेडर क्या है बताए, तो हेड के तहत, हेड के तहत एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, बोलो। मोहन ट्रेडर, कौन बोल रहा है एक्सपेंस। देखो ये कंफ्यूजन तुम लोग को बहुत क्रिएट कर मतलब होता है। मोहन ट्रेडर से आपने सामान उधार लिया था 1 लाख का, मैंने भी बोला, और उसमें से 70,000 आप पे करो। एक बात बताइए, आप ही अपने घर के लिए 1 लाख का कहीं से सामान उधार लोगे, तो वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी हुआ ना, कर्जा हुआ ना, तो लायबिलिटी हुआ। एक्सपेंस एक अलग चीज है, अभी तो मैंने आपको चारों टर्म्स इसलिए दोबारा बताया है, समझ गए ना। एक्सपेंस का मतलब ये नहीं कि आप गुड्स कहीं से खरीद के लाते हो जिस पार्टी से, उसको पैसा देते टाइम पर आप जो पेमेंट करोगे आपका एक्सपेंस है। गुड्स लाने में जो खर्चा हुआ वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन पार्टी को पेमेंट करते टाइम पे थोड़ा ना। यहां देखिए, पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी है आपका। और बताइए ये आपका एसबीआई क्या है, बैंक क्या है, एसेट्स है ना। अरे भाई 4 चीजों को ध्यान में रखिए, बैंक आपका एसेट्स है और मोहन ट्रेडर आपका क्या है, लायबिलिटी है। और यहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग 4 चीजों को रिकॉर्ड करते हैं पूरे साल में, चाहे वो एसेट्स का हो, चाहे वो लायबिलिटी का हो, चाहे वो एक्सपेंस का हो, चाहे वो इनकम का हो। तो मैं अभी दूसरा रूल क्या लिखवाया हूं आपको, कि लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और लायबिलिटी जब घटेगा तो क्या होगा। एक बात बताइए, यहां पर आप खाता पहचान सकते हो क्या, बताइए। मोहन ट्रेडर क्या है, लायबिलिटी है ना, तो बिजनेस का लायबिलिटी, मोहन ट्रेडर का खाता घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखिए अब यही मैं देखना चाह रहा था, सुनना भी चाह रहा था आप लोगों से, कोई बोल रहा है बढ़ रहा है और कोई बोल रहा है घट रहा है। मुझे पता था ये मिस्टेक आप करोगे, बिल्कुल बिगनर हो। आप लोग अभी क्या किए जानते हो, आप लोग मोहन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि उसका खाता तो बढ़ जाएगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो। आपने 1 लाख का माल उधार लिया था, तो मोहन का खाता आप माइनस करोगे, माइनस घटेगा ना 70,000, उसको आप एक बात बताइए, 70,000 दे रहे हो तो क्या और 70,000 बढ़ा दोगे क्या, तो 1,70,000 हो जाएगा ना उसका खाता। तो 1,70,000 नहीं होगा भाई, मोहन को मुझे अब 30 ही देना होगा इसके बाद। तो मोहन का खाता घट रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो रूल क्या कहता है, देखिए रूल याद रखेगा, जब भी लायबिलिटी कम होगा तो क्या होगा, डीआर। तो मोहन का खाता यहां पर क्या करेंगे, बोले मोहन ट्रेडर का डीआर कर देंगे, सिंपल है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम आगे जर्नल एंट्री बनाएंगे, जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सर, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो खाता आप रिकॉर्ड करें उसका टाइप क्या है, और टाइप के अनुसार ही आप डीआरसीआर करिएगा, जो मैं रूल आपको लिखवा रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए हम इसको पहचान के नहीं कर रहे हैं, हम इसको पहचान लेते हैं। बोलो एसबीआई, अभी आपने क्या बोला, एसेट्स है, एसेट्स है ना हमारा, बिजनेस का एसेट्स है। और ये पता है आप लोग ना अपने ऊपर पॉइंट ले लीजिए बार बार, एसबीआई एसेट्स है, देखो एसेट्स, मेरा एसबीआई अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो रहा है क्या, बढ़ रहा है क्या, नहीं ना। मोहन को मैं दूंगा तो पैसा तो कम हो जाएगा, तो जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पर मेरा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहां पर एसबीआई अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस रूल के आधार पर करना, ओके। तो एसबीआई अकाउंट क्रेडिट और मोहन ट्रेडर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बनेगा जब हम आगे वाउचर में रिकॉर्ड करना सिखाएंगे आपको। अभी जस्ट मैं आपको रूल बता रहा हूं, दैट्स इट। चलिए तीसरा हेड क्या था बताइए, एक तो एसेट्स था, दूसरा लायबिलिटी था, तीसरा क्या हेड है, आंख बंद करके ना एक्सपेंस को डेबिट कर देना। एक्सपेंस हमेशा बिजनेस का डेबिट होता है, डीआर होता है, इसमें कोई घटने बढ़ने वाला रूल नहीं है। एक्सपेंस जितना भी होगा ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट लिख लो। और इनकम चौथा क्या है, इनकम, इनकम ऑलवेज
क्रेडिट, क्रेडिट। ओके, याद रहेगा कैसे? एक्सपेंस को क्या करोगे? हमेशा डेबिट करोगे। इसका प्रूफ देखे जरा, क्या यहां पर एक हुआ था एक्सपेंस वाला कोई ट्रांजेक्शन हुआ था? अभी हुआ तो था यार, आप लोग ना 2 मिनट में भूल जाते हो। अभी ऊपर जो मैंने किया था बिजली का बिल, ये क्या था? बिजली का बिल पे कर रहे थे ना, तो बिजली का बिल आपका क्या था? बिजली बिल आपका एक्सपेंस हो गया ना बिजनेस के लिए। तो बिजली का बिल मैंने क्या किया हुआ है? देखो तो, डेबिट किया कि क्रेडिट किया है? क्यों किया हुआ है? क्योंकि रूल कहता है, क्योंकि रूल कहता है। सुन लीजिए, जैसे आप मैथ्स पढ़े होंगे बचपन में भी, अभी भी पढ़ रहे होंगे कोई ना कोई, आप हर चीज को कैलकुलेट करते हो कहीं ना कहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम है। सिस्टम के तहत ही आप, जैसे अगर मान लीजिए आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर नाम का एक फॉर्मूला है ना। मैंने आपको एक सर्कल दे दिया, मैंने बोला एरिया कैलकुलेट करो, तो आप पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे बैठा होगा, तब जाकर उसका क्या निकलेगा? एरिया। तो यहां पर भी सुन लीजिए, जब आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि खर्चा है तो डेबिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा। अब डिपेंड करता है खाता क्या है, आपको खाता को पहचानना है। समझ गए ना बात? खाता एसेट्स का है तो बढ़ेगा तो भैया डीआर होगा। ये देखो मैंने लिख दिया आपको, यहां पर लिख दिया। ये चारों चीज अगले क्लास में आप लोगों के बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग करके आइएगा, मतलब याद इन द सेंस कि बिल्कुल दिमाग में, मेमोरी में बैठ जाना चाहिए, फीड हो जाना चाहिए आपके। और ये कोई बहुत बड़ा मैंने 2 पन्नों का नहीं लिखवाया आपको, राइट? ये बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। हो जाएगा क्या? ये रूल डीआरसीआर कब करेंगे? जब ये रूल आपको याद हो जाएगा, ठीक है।